मॉर्निंग। श्री अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हमारा पिछले लेक्चर सीरीज के अंतर्गत जो है हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में आपको बताया था और हमने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि की स्थिति क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, और लास्ट में हमने आपको ये भी बताया था कि जो थायराइड ग्रंथि है उस थायराइड ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन्स का स्त्रवण किया जाता है। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। इट मीन्स जो थायराइड हार्मोन होता है उसका संश्लेषण और स्त्रवण। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन का संश्लेषण और स्त्रवण आज हमारा बेसिक टॉपिक है। ठीक है, तो हम उससे पहले थोड़ा सा यहाँ दोबारा डिस्कस ये करेंगे कि हमारी थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन्स का स्त्रवण किया जाता है, जो कि पहले हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके। तो देखिए बच्चों, आपको बताया गया था कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा दो हार्मोन्स का स्त्रवण किया जाता है। एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे अपन T4 के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है T3 हार्मोन, जिसका पूरा नाम होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, और ये दोनों हार्मोन्स का जो संश्लेषण है वह हमारे थायराइड ग्रंथि के अंतर्गत होता है। इसमें बताया गया है बच्चों कि जो ये T3 हार्मोन होता है यह बहुत क्या होता है बच्चों, सक्रिय होता है, और यही बताया गया है कि यह लगभग T4 से 4 गुना, कितना 4 गुना क्या होता है बच्चों, अधिक सक्रिय होता है। T4 से T3 क्या होता है, 4 गुना अधिक सक्रिय होता है। ये हमारा इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो इसकी हुई बात बेसिक जो कि हम आप पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन। तो देखिए बच्चों, इसको समझने से पहले एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था हिस्टोलॉजी किसकी, थायराइड ग्रंथि की क्या बताई थी, हिस्टोलॉजी बताई थी, उसकी उत्कीय संरचना आपको बताई थी, और उसके अंतर्गत आपको बताया था बच्चों कि इस प्रकार से ये जो है थायराइड ग्रंथि है, और इस थायराइड ग्रंथि की आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो मुख्य संरचनाएं होती हैं उन मुख्य संरचनाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, पुटिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये फॉलिकल्स जो होती हैं किसके अंतर्गत धसी हुई होती हैं, किसके अंतर्गत पाई जाती हैं, स्ट्रोमा के अंतर्गत पाई जाती हैं। बीच बीच में यहाँ रक्तवाहिनियां उपस्थित होती हैं। सी सेल्स या समूह भी एक विशिष्ट कोशिकाओं का समूह और एक पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह हमने आपको इसकी स्ट्रक्चर, इसकी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत बताया था। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि के अंतर्गत जो थायराइड हार्मोन है वह कहां पर और कैसे संश्लेषित होता है। आया समझ में? तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम के अंतर्गत यहां मैंने बता रखा है, नीचे डॉट डॉट रेड डॉट के अंतर्गत बता रखा है, यहां पर लिख रखा है क्या, रुधिर। ठीक है, तो ये तो क्या है, रक्त। इसको समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो नीचे तो क्या है, रक्त है। ये क्या है बच्चों, पुटिका की गुहिका है। ये क्या, पुटिका कोशिका है। ठीक है, और ये पुटिका की क्या है, गुहिका है। तो ये बच्चों देखिए वो पुटिका है जो हमने आपको इसकी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत बताया था। ठीक है, तो पुटिका की ये गुहिका है, ये इसकी कोशिकाएं हैं, और इसके चारों ओर क्या होगा बच्चों, रक्त होगा। तो ये रक्त, ये इसकी कोशिका, और ये इसकी क्या हो गई, गुहा। तो तीनों की तीनों इस तरह ऐसे कैसे हो गए कि नहीं हो गए, नीचे नीचे रक्त यहां पर। ठीक है, ये देख लीजिए यहां पर मैं और आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये पुटिका है, और इस पुटिका के बाहर क्या होगा, रक्त होगा कि नहीं होगा। तो ये रक्त हो गया, ये पुटिका कोशिका हो गई। तो जो यहां पर आप ब्लैक लाइन में ये जो देख रहे हैं एक चैम्बर सा बना हुआ है, वो इसकी क्या हो गई, एक कोशिका हो गई, और इस कोशिका के अंदर की और यहां पर क्या है, ये गुहिका है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपरी हिस्सा इसका क्या होगा, गुहिका का हो गया। तो यहां पर इस पुटिका के अंतर्गत और बाहर से रक्त से किस प्रकार से हार्मोन्स का संश्लेषण होता है वो हमको यहां समझना है। तो मैंने आपको ये चीज क्यों बताई है कि जब हमको ये ही नहीं पता होगा कि यह अभिक्रिया या प्रक्रिया कहां पर संपन्न हो रही है, तो
थोड़ा सा उसको समझने में क्या देरी कर सकते हैं। आया समझ में? वो एक रटने वाली बात हो जाती है। तो उससे पहले अपन ये देख लें कि यह क्रिया कहां पर संपन्न हो रही है। तो कहां हो रही है? ये देखिए बच्चों, ये जब हमने थायराइड की जो आंतरिक संरचना थी उसके अंतर्गत पढ़ा था, और उसमें आपको बताया गया था कि इसके अंतर्गत पुटिकाएं पाई जाती हैं, फॉलिकल्स पाई जाती हैं, और उन फॉलिकल्स के बाहर की ओर रक्त होता है, और इसके अंदर क्या होती है? गुहिका होती है, और इस गुहिका के अंतर्गत कोलाइडल द्रव पाया जाता है। आया समझ में? क्योंकि यहां हम बात करेंगे कोलाइडल द्रव की, तो वो भी आपको बता दे रहा हूं कि इसके अंदर क्या होता है, कोलाइडल द्रव पाया जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? आयोडोथायरोग्लोबुलिन। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? आयोडोथायरोग्लोबुलिन। तो वो कहां होता है? इस पुटिका की गुहा के अंतर्गत होता है। तो पुटिका की गुहा कहां है बच्चों? ये ऊपर की ओर है, यहां मैं आपको लिख रखा है पुटिका की गुहा, और ये क्या है? इसकी कोशिका, और कोशिका से बाहर क्या है? रक्त है। ठीक है, तो ये आपको अब समझना आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहां पर इसके संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो देखिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहले नंबर 1 स्टेप से। तो क्या बच्चों, क्या होता है कि रक्त के अंतर्गत जो क्या होती है? आयोडीन उपस्थित होती है बच्चों। क्या होती है? आयोडीन उपस्थित होती है। उस आयोडीन को जो हमारी पुटिका कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। आप लोगों को बताया गया था कि लगभग 120 मिलीग्राम जो है आयोडीन का अब्जॉर्प्शन कहता है, और 40 ग्राम को दोबारा डाल दिया जाता है। तो वो यही आपको समझना है। ठीक है, कि किस प्रकार से डाला जाता है और किस प्रकार से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखिए यहां से इसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके बच्चों क्या होता है कि यह पुटिका कोशिका से होते हुए कहां पहुंचता है बच्चों? पुटिका गुहा के अंतर्गत पहुंचती है। ठीक है, आयोडाइड के रूप में, किसके रूप में? आयोडाइड के रूप में जो है यह कहां? हमारी पुटिका कोशिका से होते हुए कहां पहुंचती है बच्चों? पुटिका गुहा में पहुंचती है, यहां बीच में पहुंचती है। ठीक है, और पुटिका गुहा में जब यहां पहुंचती है तो यहां पर उपस्थित होते हैं बच्चों क्या? पेरोक्सीडेज एंजाइम। क्या उपस्थित होते हैं? पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं, और ये पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है क्या करते हैं बच्चों? इसका ऑक्सीकरण करते हैं, और इसको किस में परिवर्तित कर देते हैं? आयोडीन में परिवर्तित कर देते हैं। किस में? आयोडीन में परिवर्तित कर दिया, ऑक्सीकरण हो गया बच्चों इसका, तो क्या हो गया? आयोडीन में कन्वर्ट हो गई। अब ये आयोडीन जो है बच्चों, ये इस पुटिका गुहा के अंतर्गत उपस्थित जो क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन होता है। TGD से अपन शो कर रहे हैं। थायरोग्लोबुलिन जो होता है उसके साथ संयुक्त होता है एक टायरोसिन अम्ल को लेकर। ठीक है, तो I प्लस टायरोसिन। ठीक है, I प्लस टायरोसिन। तो I प्लस टायरोसिन दोनों कहां संयुग्म में होते हैं? थायरोग्लोबुलिन पर संयुग्म में होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? MIT। क्या बनाते हैं? MIT, जिसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों? पूरा नाम होता है इसका मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक है, M मोनो, I आयोडो, और T फॉर टायरोसिन। तो किसने? आयोडीन प्लस टायरोसिन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? MIT का निर्माण किया, जो किसके साथ जुड़े हैं? TGT के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? फिर आयोडीनेशन हो रहा है टायरोसिन के साथ जुड़कर। ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया पहले, तो पहला स्टेप तो क्या? यहां से ये इसको ऑब्जर्व किया था, दूसरे स्टेप में इसका ऑक्सीकरण हो गया, और तीसरे स्टेप में क्या हुआ बच्चों? उसका आयोडीनेशन होता है टायरोसिन के साथ में जुड़कर। ठीक है, अब जो यहां पर MIT बना है बच्चों, ठीक है, तो ये MIT इट मींस जो मोनो आयोडो टायरोसिन बना है, ये दूसरे किसी MIT से मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों? DIT का निर्माण करते हैं। किसका? DIT का मतलब क्या हो जाएगा? DIT का मतलब वो डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है बच्चों, डाई आयोडो टायरोसिन। तो देखिए बच्चों, ये घटना कहां पर हो रही है? पुटिका की गुहा के अंतर्गत। तो MIT का निर्माण हुआ, MIT से DIT का निर्माण हो गया। आया समझ में? तो MIT और DIT बन गया। अब देखिए बच्चों, अगली स्टेप में क्या होता है? अगली स्टेप है आपकी क्या? संयोजन की, अर्थात कंजुगेशन की। तो अगली स्टेप में क्या होता है बच्चों कि जो हमारे
MIT और DIT बने हैं, इनके मध्य क्या होता है बच्चों? संयोजन होता है। अब वो संयोजन कैसे होता है? देखिए बच्चों कि MIT प्लस DIT मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? T3 का निर्माण करते हैं। MIT और DIT मिलकर किसका निर्माण करते हैं? T3 का निर्माण करते हैं। और DIT प्लस DIT मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों? T4 का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं कि T4 क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है। और T3 क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन है, जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि के द्वारा निर्मित संश्लेषित दोनों हार्मोन्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां संयोजन की क्रिया के द्वारा यहां MIT और DIT ने यहां पर किसका निर्माण कर लिया? T3 और T4 का संश्लेषण हो गया। आया समझ में यहां तक? अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जब यहां T3 और T4 का क्या हो गया? संश्लेषण हो गया, तो जो पुटिका कोशिका होती है यह पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा। आप लोग जानते हैं पिनोसाइटोसिस क्या होता है। तो पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा इस युग्म को क्या कर लेती है बच्चों? अंदर ग्रहण कर लेती है। तो देखिए ये अगला स्टेप है पिनोसाइटोसिस, जिसके अंतर्गत ये पूरा युग्म कहां आ गया? अंदर कोशिका के अंतर्गत आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या होता है? देखिए अभी तक ये थायरोग्लोबुलिन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब तक क्या है, इसके बाद क्या होगा? अभी अलग नहीं हुआ है। T3 T4 निर्माण तो हो गया, ठीक है, तो उसको अलग करना है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि जो लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं, देखिए ये यहां पर बना हुआ है, लाइसोसोम जो एंजाइम्स होते हैं जिसके अंतर्गत एंजाइम्स लाइसोसोम जो होते हैं उसके अंतर्गत कौन से एंजाइम? प्रोटीएज एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स? प्रोटीएज एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीएज एंजाइम देखिए बच्चों, इन प्रोटीएज एंजाइम्स को लेकर ये जो लाइसोसोम है वो कहां? इसके अंतर्गत स्फुटिकीय कोशिका के अंतर्गत या इस संरचना के अंदर प्रवेश करता है। और इसके अंदर यहां पहुंचकर जो हाइड्रोलाइसिस क्रिया होती है, इस हाइड्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा प्रोटीन अपघटन होता है। और उस प्रोटीन अपघटन के द्वारा T3 और T4 को यहां पर क्या किया गया है? मुक्त किया गया है। और इस प्रकार से देखिए बच्चों, यहां T3 और T4 मुक्त होकर तो कहां चले गए? ब्लड के अंतर्गत चले गए। ठीक है, यहां पर मैंने आपको इस पूरे डायग्राम के अंतर्गत दिखा रखा है। और शेष जो MIT DIT हैं उनका फिर यहां पर पुनः क्या हो जाता है? डीआयोडीनेशन हो जाता है। समझ में आया? पुनः क्या हो गया? उसका डीआयोडीनेशन हो गया। और पुनः डीआयोडीनेशन होने पर इससे टायरोसिन क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा और ये पुनः आयोडाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो ग्रहण किया और वापस लौटा दिया ना, तो यहां पर पुनः क्या आ गया? ये आयोडाइड फॉर्म आ गया। फिर ये रिसाइकिल हो जाएगा कि कुछ रक्त से ले लिया जाएगा आयोडाइड, और ये जो यहां से अपघटित हुआ है ये पुनः मिलकर और फिर वही यहां पर परऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण से फिर वो क्या होगा? आयोडीनेशन होगा। MIT DIT का निर्माण होगा। MIT DIT मिलकर संयोजन करेंगे। क्या करेंगे? T3 T4 का निर्माण करेंगे। T3 T4 को कोशिका के अंतर्गत एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और फिर लाइसोसोम जो होते हैं, ये लाइसोसोम प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में इनका हाइड्रोलाइटिक जो अपघटन प्रक्रिया होती है या प्रोटीन अपघटन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा T4 और T3 को क्या कर दिया जाएगा? मुक्त कर दिया जाएगा। और इधर MIT DIT का पुनः डीआयोडीनेशन होगा, जिसके दौरान टायरोसिन मुक्त हो जाएगा और यहां पर पुनः ये आयोडाइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रम जो है लगातार हमारे थायराइड ग्रंथि के अंतर्गत चलता रहता है और इसका संश्लेषण और स्त्रवण रक्त के अंतर्गत होता रहता है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक बात और कि यहां पर जो MIT और DIT का जो संश्लेषण है बच्चों वो 3:5 में होता है। इट मींस DIT का संश्लेषण जो है वो किस रूप में होता है या किस अनुपात में होता है? 3:5 रूप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कौन सा? फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसके एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।